नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, लेकिन ये इवेंट पैक दिन रह सकता है और साथ ही साथ पूरे हफ्ते के लिए ट्रिगर्स बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो सेकेंडरी मार्केट हो या फिर वो प्राइमरी मार्केट हो। आज ही देखिए निफ्टी के 4 बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं और जब बाजार बंद हुआ था शुक्रवार को, तो उसके बाद 2 बड़ी कंपनियां इस वीकेंड पे नतीजे दे चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहने वाला है मार्केट्स पे और रिकॉर्ड स्तरों पे वैसे ही कामकाज कर रहे हैं। हो सकता है आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी एक ट्रिगर बन जाए। ऐसे में फिलहाल एसजेक्स निफ्टी 1/4% से ज्यादा के गेन शो कर रहा है 10,400 के लेवल के पार, और यही हाल आप ऑलमोस्ट ज्यादातर एशियन मार्केट्स में आप देखेंगे। निके ऊपर है। आज कॉस्पी की ओपनिंग पॉजिटिव देखने को मिली है, हालांकि 2 इंडाइसेस, एक है स्ट्रेट टाइम्स, यहां पर हाई लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, और शंघाई कॉम्पोजिट की ओपनिंग को इतनी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे नहीं रही। लेकिन फोकस में अमेरिकन मार्केट्स भी थे, उसमें नैस्डैक 2% से ज्यादा की तेजी के साथ शुक्रवार के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया। कारण क्या थे ये जान लेते हैं। संदीप मेरे सहयोगी इससे मेरे साथ मौजूद है। संदीप, सबसे पहले इंटरनेशनल क्यूज बताएं और इतनी बड़ी तेजी नैस्डैक में क्यों देखने को मिली? पॉजिटिव है क्यूज, जैसे आप देख रहे हैं एसजेक्स निफ्टी 10,400 के पार है। एशियन मार्केट्स में अगर आप देखिए ज़्यादातर मार्केट्स का टोन पॉजिटिव है, और ये दरअसल इसलिए क्योंकि शुक्रवार को यूएस के मार्केट्स में काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले थे। 2.25% तक की तेजी थी, और जैसे आप कह रहे हैं कि नैस्डैक ये आउट परफॉर्म कर रहा था। 2 मेन रीजन थे। नैस्डैक तो इसलिए आउट परफॉर्म कर रहा था क्योंकि 3 बड़ी कंपनी के नतीजे थे। अल्फाबेट जो कि गूगल का पेरेंट है, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन, इन तीनों कंपनियों के नतीजे बाजार अनुमान से बेटर आए थे, और इनमें 4 से लेके 13% तक की जो गेंस है वो देखने को मिले, जिस वजह से अगर आप नैस्डैक की बात करें तो उसमें 2.25% तक की जो गेंस है वो देखने को मिले। इनफैक्ट अगर आप अमेजॉन के शेयर की बात करें, $1100 का जो लेवल है वो भी पहली बार यूएस के मार्केट्स में पार होता हुआ दिखा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो आईटी शेयरों का इम्पैक्ट था, वो नैस्डैक हैवी जो आईटी हैवी इंडेक्स है उसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। और उसके साथ साथ एसएनपी में भी आईटी का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो करीब 5% के आसपास के गेंस वहां भी देखने को मिले, और दोनों इंडाइसेस रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुए। अर्निंग्स का तो ट्रिगर था ही था, लेकिन उसके साथ साथ जो आंकड़े हैं वो भी मजबूत आ रहे हैं यूएस की इकोनॉमी में। Q3 जीडीपी ग्रोथ 3% रही है, जो अनुमान था 2.5% था। और रजत, आपको याद हो तो 2 बड़े तूफान आए थे, तो उसके बावजूद अगर अच्छे जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं तो वो अपने आप में दर्शाता है कि यूएस की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। तो ये 2 मेन ट्रिगर थे जिस वजह से यूएस के मार्केट चढ़ के बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स करीब 5% ऊपर थे। और एक और फैक्टर जो कि यूएस ग्लोबली मार्केट्स को रूल कर रहा है वो है कच्चा तेल। देखिए, सऊदी अरब और रशिया दोनों ने ये कहा है कि जो प्रोडक्शन कट्स हैं वो आगे और भी एक्सटेंड किए जाएंगे, जिस वजह से आप देखिए क्रूड 27 महीने की ऊंचाई पे है। जुलाई 2015 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर है, और WTI क्रूड देखिए $54 के ऊपर के लेवल्स आप देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए जो संकेत हैं ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से काफी बेटर नजर आ रहे हैं, और एसजेक्स निफ्टी तो आप देख ही रहे हैं 10,400 के पार है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं फिर से ऐतिहासिक स्तर आज इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ऑल टाइम हाई लेवल्स फिर से छुएंगे और 10,400 के पार है एसजेक्स निफ्टी। जैसे संदीप बता रहे थे, यूएस मार्केट्स पे नतीजों का ट्रिगर था जो आईटी स्टॉक्स को ड्राइव कर रहा था, उसका इंपैक्ट नैस्डैक पे देखने को मिला। और दूसरा बड़ा ट्रिगर जीडीपी ग्रोथ अमेरिका की बहुत स्ट्रांग निकल के आई है 3% की, उसने भी इंपैक्ट डाला। तीनों इंडाइसेस हरे निशान में, नैस्डैक पे सबसे ज्यादा तेजी थी। लेकिन घरेलू मोर्चे पे जिस तरीके से एफआईज पिछले कुछ समय से लगातार बिकवाली कर रहे हैं, ये तो कंसर्न है ही। 641 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के सत्र में की। डीआईएस की खरीदारी है, और क्वांटम डीआईएस की खरीदारी का है 56.6 करोड़ के आसपास का। कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोअर लेवल्स पे डीआईएस ही इंडियन मार्केट्स को सपोर्ट दे रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। अब आज का आउटलुक देखिए, मार्केट में जिस तरीके की इस समय पोजीशंस बन रही है ना, उस हिसाब से तो तेजी की पोजीशंस ज्यादा ही कैरी होती नजर आ रही हैं, और इस सीरीज के स्टार्ट से ही लग रहा है कि यहां पर हो सकता है कि तेजी ज्यादा बनती हुई नजर आए। निफ्टी पे अगला लक्ष्य 10,390 का है, और वो इस तर्ज पे क्योंकि एसजेक्स निफ्टी 10,400 के लेवल के पार है। स्टॉप लॉस अगर आज के लिए ट्रेड के लिए लगाना हो तो ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि 10,290 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी पे। यही पैटर्न आपको अब निफ्टी बैंक पे भी रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए वो तो वे करेंगे ही निफ्टी बैंक पे, लेकिन जो पीएसयू बैंक्स हैं वो कैरी कर सकते हैं निफ्टी बैंक को आगे। 25,010 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 24,700 का लगाकर चल सकते हैं। आज 4 बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं, भारतीय इंफ्राटेल, ल्यूपिन, टाटा स्टील, एचडीएफसी, इन सभी के नतीजे आज आने हैं, इंपैक्ट डालेंगे निफ्टी पे। अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक कहीं पर भी पोजीशंस बनानी है तो वो होगा पीएसयू या फिर बैंकिंग, इसके अलावा एनर्जी और फार्मा। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप तेजी की पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज मार्केट पे। मेरे साथ रोहित सिंगरे साहब इस समय मौजूद हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के। रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। आपने क्लाइंट्स को क्या बताया, सोमवार की ट्रेडिंग कैसे करें, क्या तेजी के साथ ही अप्रोच करना चाहिए मार्केट को? गुड मॉर्निंग रजत जी। बिल्कुल, आई थिंक तेजी बरकरार रहेगी। आई थिंक निफ्टी के अंदर अभी भी जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के स्मॉल में वो 10,440 के है।
आई थिंक तेजी करके ही चलना चाहिए। जो स्टॉप लॉस रहेगा आई थिंक मुझे मेंटेन करना है 10,310 के नीचे, और टारगेट जो रहेगा 10,440 के। आई थिंक आज से 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल तेजी करके ही चलेंगे। अच्छा, तो फिर स्टॉक कौन से होने चाहिए सर पोर्टफोलियो में? स्टॉक आई थिंक फार्मा सेक्टर मुझे ऐसे काफी अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक उसमें मैं सन फार्मा चूज करना चाहूंगा। वहाँ एक बार यहाँ पे तेजी करके चल सकते हैं। काफी अच्छा एक फ्लैग ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है वॉल्यूम के साथ में। तो आई थिंक यहाँ पे एक बार तेजी करके चल सकते हैं 565 के टारगेट के लिए। 540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। और दूसरा स्टॉक जो है मुझे यूपीएल अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे भी एक बार तेजी करके चल सकते हैं। 848 का टारगेट रहेगा और 818 के नीचे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अच्छा, यूपीएल पसंद है, 848 का टारगेट रहेगा, 818 का स्टॉप लॉस। दूसरा सन फार्मा जिसमें तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। सर बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या व्यू है? ये पीएसयू बैंकिंग बहुत स्मार्टली गेन करता हुआ नजर आया था प्रीवियस वीक, हालांकि शुक्रवार के सत्र में फिसल गए स्टॉक, फिर से चल सकते हैं क्या? आई थिंक काफी अच्छे, अगर पीएसयू पूरे सेक्टर की बात करें हम लोग काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखा है स्टॉक्स के अंदर विद वॉल्यूम। तो आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। आई थिंक अगर थोड़ा लंबा नजरिया है तो यहाँ से एक बार तेजी बिल्कुल हो सकती है, बट थोड़ा लंबा नजरिया रखना पड़ेगा बिकॉज करेक्शन काफी हेवी थे। तो आई थिंक अभी मेरे ख्याल में उसमें बाय, अगर लंबे नजरिए के अगर सोचे तो हम लोग एक बार बाय करके चल सकते हैं पीएसयू स्टॉक्स के अंदर। तो डेफिनेटली बाय बना रहेगा स्टॉक्स के अंदर। अच्छा, एक आपका रिएक्शन और चाहिए, ऑटो स्टॉक्स पे भी नजरिया दे दें। मारुति सुजुकी के नंबर्स के बाद अभी आपको ऑटो स्टॉक्स कैसे नजर आ रहे हैं? आई थिंक ऑटो स्टॉक्स मुझे अभी भी अच्छे लग रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मारुति की बात करें तो अभी मुझे लग रहा है कि मारुति यहाँ से काफी अच्छा एक रनअप हम लोग ने देखा था, और चार्ट सेक्टर अभी पॉजिटिव था। आई थिंक एक बार मेरे ख्याल में बाइंग ही रहेगी। बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। स्टॉक इंटैक्ट, जो टारगेट अभी में इंटैक्ट रहेंगे 8,200 इमीडिएट रहेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है स्टॉक तो एक बार 8,400 तक भी उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपको मार्केट के अंदर 7,800 का मेंटेन करके चलना है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमने 2 स्टॉक्स जो आपने बताया वो नोट कर लिए हैं, एक तो है यूपीएल और दूसरा सन फार्मा, जिसमें आप आज तेजी की पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। लेकिन कुछ और ट्रेड्स जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से आए हैं वो मैं आपको फटाफट से बता दूं। चॉइस ब्रोकिंग फ्यूचर कंज्यूमर पे बुलिश है, टारगेट दे रहा है 67, स्टॉप लॉस 57, इसको रडार पर रखें। एक और स्टॉक है एमएमटीसी, जैसे मैंने कहा सरकारी जो स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में है। अभी 5% की जोरदार तेजी देखने को मिली थी शुक्रवार के सत्र में। अब 63 का स्टॉप लॉस है, 70 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक और स्टॉक है बजाज ऑटो, जो इन्वेस्टर पॉइंट के रडार पर है। अभी रोहित जी वही ऑटो इंडेक्स की बात कर रहे थे, 3375 का लक्ष्य है बजाज ऑटो पे, 3249 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। और साथ ही साथ खरीदारी करनी है तो भारत फोर्ज एक और स्टॉक, 700 का टारगेट और 663 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने रडार पर रखना होगा। तो ये कुछ आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं। लेकिन सरकारी बैंकों के लिए फाइनेंशियल रिफॉर्म दिसंबर के पहले ऐलान हो सकता है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक लवासा ने ये बातें कही हैं। अशोक लवासा ने कहा कि बैंकों के कर्ज देने के फैसले में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इतना ही नहीं, ये बैंकों की ही जिम्मेदारी होगी कि किसको लोन दें, और अगर वो लोन डूबता है तो बैंकों की ही जिम्मेदारी होगी कि वह कैसे इसकी वसूली करेंगे। देखिए, मौजूदा सरकार का रवैया हमेशा से ये रहा है कि जो बैंक किसी भी प्रोजेक्ट की असेसमेंट करते हैं, अप्रेजल करते हैं, लेंडिंग डिसीजन जो वो लेते हैं वो एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट लेंडिंग डिसीजन होना चाहिए, एंड प्राइमरीली इट हैज़ टू बी गाइडेड बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द लेंडर्स एज वेल एज प्रमोटिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री। तो इस चीज़ की अप्रेजल बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के करना बड़ा आवश्यक है। और अगर आप एक विश्लेषण करें कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक में इतने सारे इकट्ठे हो गए, तो क्या वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इस वजह से हुए हैं क्योंकि अप्रेजल क्वालिटी में कोई कमी थी, या वो इस वजह से हुए हैं कि कोई मार्केट फोर्सेस ऐसे अनएक्सपेक्टेड आ गए जिसकी वजह से उन प्रोजेक्ट्स का परफॉर्मेंस उतना नहीं रहा जितना एंटिसिपेट किया गया था। तो आप ये पाएंगे कि दोनों ही किस्म की बातें सामने आती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है और इस सरकार का ये दृढ़ एक फैसला है कि all lending decisions by the banks have to be guided by a professional appraisal and it has to be on the basis of autonomous decision making. लेकिन जब शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था तो 2 नतीजों का बेसब्री से इंतजार था। एक तो था आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा ओएनजीसी। अपडेट ले लेते हैं, नतीजे कैसे पोस्ट किए हैं कंपनियों ने। सुमित मेरे सहयोगी इस समय ज्वाइन कर रहे हैं न्यूज रूम से। सुमित, आईसीआईसीआई बैंक और ओएनजीसी के नतीजे कैसे रहे?
शुक्रिया रजत। देखिए, सबसे पहले ओएनजीसी की बात कर लेते हैं। ओएनजीसी केस में जो बिक्री है वो करीब 18,965 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए दिखाई पड़े, जो कि 19,073 करोड़ रुपए से गिरकर आई है। रफली अनुमान से स्लाइटली ये बिलो एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। मुनाफे फ्रंट पे भी जो आंकड़ा है 5131 करोड़ आया, जो कि 3,884 करोड़ रुपए से बढ़कर आया है। अदर इनकम का जो इसमें हेड है उसमें एक जोरदार जंप देखने को मिला। अदरवाइज एबिटा फ्रंट पे भी अगर आप नंबर देखें तो 92-26 के आसपास के नंबर आए, जो कि 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान तो उससे स्लाइटली नीचे है। तो ये दोनों ही नंबर, चाहे आय की बात करें फिर एबिटा, दोनों ही अनुमान से कम है। मुनाफे में अदर इनकम का हेड है, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा। और मार्जिन भी 51 से 52% के आसपास का अनुमान था, रफली 48% के आसपास है। तो वहां पर भी एक डिप है रफली 4% के आसपास। तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर आज ओएनजीसी में आता दिखाई पड़े। आईसीआईसीआई बैंक के केस में करीब 2,058 करोड़ रुपए का मुनाफा है, जो कि 3102 करोड़ से गिरकर आया है। 33% एक डिप मुनाफे में है। एनआई फ्रंट पे हालांकि थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है। 5,709 करोड़ रुपए एनआई इस तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किया, जो कि 5,253 करोड़ रुपए से बढ़कर है। हालांकि ग्रॉस एनपीए स्लाइटली डिप जरूर देखने को मिला, लेकिन वन टाइम प्रोविजनिंग कंपनी ने की है, और जिसकी वजह से कंपनी का जो मुनाफा है उसमें एक डिप आता दिखाई पड़ा। हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक में एक स्लाइट रिएक्शन देखने को मिले शुरुआती दौर में नेगेटिव साइड पर, लेकिन सेकंड हाफ में हो सकता है कुछ स्ट्रेंथ भी आते हुए दिखाई पड़े। कंसीडरिंग जो एनपीए का एक स्टेटस है या फिर एनपीए में गिरावट देखने को मिली है, शायद इसको बाजार पॉजिटिव साइड पर लेता दिखाई पड़े। एक न्यूट्रल बेस्ड यहाँ पे रिजल्ट रह सकते हैं, लेकिन हाँ ओएनजीसी में जरूर डिप देखने को मिलेगा। अच्छा, लेकिन सुमित जैसे आप बताएं तो ओएनजीसी को मिस माने, आईसीआईसीआई बैंक प्रोविजनिंग चाहे ज्यादा है, लेकिन हो सकता है लो लेवल से खरीदारी आ जाए। ओएनजीसी गिर सकता है क्या? ज्यादा तो नहीं गिरेगा? ओएनजीसी में हाँ रजत मान के चल सकते एक डिप रहे, लेकिन एक चीज जो ओएनजीसी को सपोर्ट दे रही है वो है क्रूड। अगर क्रूड के अंदर मूव देखे तो इनके फेवर में है अभी, और वो काफी हद तक बड़ा फेवर देगा। तो शायद ये एक चीज है जो यहाँ पर रेजिस्ट करे, ओएनजीसी के लिए थोड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करे। लेकिन ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से देखें तो हाँ जरूर प्रेशर देखने को मिल सकता है। चलिए, लेकिन कौन से दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर आज फोकस करना होगा, जहां पर न्यूज फ्लो स्ट्रांग है, वो भी देख लेते हैं। बताएं सुमित, आज लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? रजत, बाकी शेयरों की अगर बात करें तो पहले तो आप रिलायंस कैपिटल समेत पूरे एडीएजी ग्रुप पर नजर रखिए। रिलायंस निपॉन का आईपीओ 82 गुना बढ़कर ये बंद हुआ। एडीजी समूह का काफी समय बाद कोई आईपीओ, और जिस तरह का रिस्पांस मिला, एक अच्छे नंबर है। हो सकता है पूरे ग्रुप में आज एक तेजी देखने को मिले। 247 से 252 रुपए इसका प्राइस बैंड था। आईडीएफसी और श्रीराम सिटी यूनियन, यहाँ पर आप नजर रखिए। इनफैक्ट पूरे ग्रुप्स पे, दोनों पे, श्रीराम ग्रुप पे भी और आईडीएफसी ग्रुप पर भी आपको नजर रखनी होगी। दोनों कंपनियों के बीच में विलय जो है उसको रद्द होने की खबरें अब आ रही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जल्द इसके ऊपर ऐलान करते हुए दिखाई पड़े। वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न बोला जा रहा है। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि हर तरीके से, चाहे शेयर होल्डर्स हो या फिर मार्केट बाकी पार्टिसिपेंट्स हो, सबको प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से इसको रद्द किया जा रहा है। 7 जुलाई को दोनों कंपनियों ने विलय की बातचीत की थी। स्ट्राइड शासन, तेजी की उम्मीद आप लगा सकते हैं, जहां पे कंपनी की सब्सिडरी को एक जीएमपी सर्टिफिकेट मिला है। कीनिया की एक सब्सिडरी है इनकी, जिसको जीएमपी सर्टिफिकेट मिला, तो अच्छी खबर है, तेजी देखने को मिल सकती है। तमाम ऑटो एंसिलरी स्पेस में, स्पेशली वो कंपनियां जो कि एयर बैग्स बनाती हैं या फिर सीट बेल्ट्स बनाती हैं, सुब्रॉस हुआ, मिंडाकॉप हुआ, भारत सीट, हरता सीटिंग, ये कुछ ऐसी कंपनी जिनके ऊपर आप नजर रखें। सीट बेल्ट और एयर बैग्स को अनिवार्य करने की बातचीत हो रही सरकार की तरफ से, और 2019 तक इसे अनिवार्य करना होगा तमाम गाड़ियों में। तो यही कंपनियों के लिए बड़े ऑर्डर डिस्पर्समेंट की बातचीत भी, और प्राइसेस भी रिवाइज हो सकते हैं। तो दोनों ही आधार पर आप नजर रखिए पूरी ऑटो एंसिलरी स्पेस और ऑटो स्पेस के ऊपर। और ऊपर से ऑटो नंबर्स भी आने वाले कुछ ही दिनों में, तो कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी स्पेस जो कि वो तो लाइमलाइट में रहेगी ही। सीट बेल्ट, एयर बैग्स को अनिवार्य कर सकती है सरकार, ये बड़ी खबर है। आज ड्राइव कर सकते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कौन से स्टॉक्स पे न्यूज फ्लो पॉजिटिव है। लेकिन अब आज के नतीजे देखिए, 4 कंपनियों के नतीजे आने हैं, लेकिन हम फटाफट से एचडीएफसी और टाटा स्टील का आज प्रीव्यू समझ लेते हैं। अंचल, बताएं दोनों कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं? शुक्रिया। एचडीएफसी और टाटा स्टील में सबसे इंटरेस्टिंग नंबर्स टाटा स्टील के रहेंगे, लेकिन पहले जो नॉर्मल रिजल्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। एचडीएफसी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स हैं। एनआई करीब 13% बढ़ने का अनुमान है, तो वहीं प्रोविजनिंग जो है मोर और लेस 10 करोड़ तक बढ़ सकती है, यानी ऑलमोस्ट 11% का जंप आ सकता है। लेकिन प्रोविजनिंग आंकड़ा बेहद कम है, तो उससे कोई चिंता नहीं है। दूसरी ओर मुनाफे की जहां तक बात है, 15% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। डिविडेंड इनकम बढ़ने की उम्मीद है, उसका फायदा कंपनी को कहीं ना कहीं होगा। और एसेट क्वालिटी एक और क्वार्टर रह सकता है जहां एचडीएफसी लिमिटेड एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी पोस्ट करता हुआ दिखेगा। दूसरी ओर टाटा स्टील, इस बार एक और इंटरेस्टिंग क्वार्टर रहेगा कंपनी के लिए। सो मच सो मुनाफे से ही शुरू करते हैं। इस बार कंपनी घाटे से मुनाफे में आ जाएगी।
करीब 50 करोड़ का घाटा था पिछली बारी रिपोर्टेड पैट था, उसके मुकाबले इस बारी 1600 करोड़ का मुनाफा पोस्ट कर सकती है कंपनी। और कारण है जिस तरह से मेटल प्राइसेस बढ़े हैं, रियलाइजेशंस बढ़ रहा है, मार्जिन में सुधार आया है, यूरोपीय कारोबार से जो घाटा था वो काफी हद तक खत्म हो गया है, उसका फायदा कहीं ना कहीं नंबर्स में दिखेगा। एबिटा मार्जिन की आप बात कीजिए, ऑलमोस्ट 4-4.5% बढ़ते हुए दिखेंगे, 11.3% से बढ़ के 16.4% पे मार्जिन रह सकते हैं। तो टाटा स्टील के केस में फोकस रखिएगा, अगर नंबर्स अगर इनलाइन रहते हैं या आसपास रहते हैं तो बेहद तेजी आ सकती है। कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग कैसी हो सकती है, इस मुद्दे पे बात करते हैं। और क्रूड ये फोकस में रह सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेज हो चला है। ब्रेंट क्रूड $60 के पार है और घरेलू मोर्चे पे भी 2% के आसपास की तेजी पिछले सत्र में भी देखने को मिली थी। अजय केडिया साहब केडिया कमोडिटी के मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जी, शुक्रिया समय देने के लिए। सर, सबसे पहले क्रूड पे आउटलुक बताएं, ये तेजी भी और बढ़ सकती है क्या? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर क्रूड की बात करें तो इतना ज्यादा उम्मीद नहीं था कि $54 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर पाएगा, बट जिस दिन से हमने पिछले हफ्ते में देखा कि $54 का लेवल ब्रीच करके होल्ड कर गया, जो ये साल के जनवरी फरवरी में हमने देखा था। टाइमिंग मुझे लगता है जो ओपेक की डिसीजन है कि फर्दर जो कट रहेगा वो एक्सटेंड होगा, वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। बट थोड़ा सा कंसर्न रहेगा यूएस साइड से भी क्योंकि रिग काउंट जो है वो बढ़कर आए हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है जब तक ये $54 के ऊपर है, प्राइसेस में टेस्ट अराउंड 55-50 जो हमने पहले भी देखा था। डोमेस्टिक मार्केट पे मुझे लगता है कॉशियसली थोड़ा सा बाइंग करना चाहिए, 3480 पे, टारगेट 3540 का रहना चाहिए। अच्छा, राइट। इसके अलावा सोने चांदी की कीमतें ये हायर लेवल्स पे थोड़ा टिक नहीं पा रही हैं। लग रहा है आपको तेजी बढ़ेगी या फिर थोड़ी और तेज होता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? अगर हम गोल्ड इंटरनेशनल की बात करें तो करीबन हम 15 दिन से देख रहे हैं मार्केट एक बड़े दायरे में ट्रेड कर रहा है, 1260 से लेकर 1295। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर में इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। बट जिस दिन से पिछले हफ्ते में भी हमने देखा क्वार्टर 2 के जो जीडीपी आंकड़े थे वो 3.1 थे, क्वार्टर 3 के जो आए थे यूएस के वो 3% के करीब आए थे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस एक दायरे में ही रहेगा। इंटरनेशनल में आज भी हम देखें तो थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव है, बट डोमेस्टिक साइड पे हमने देखा है कि रुपया फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए मुझे लगता है थोड़ा बाउंस है, 29,450 के टारगेट के लेके चल सकते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पे आउटलुक बताने के लिए। तो सोने पे टारगेट 29,500 का लेकर चले, 29,200 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और क्रूड और तेज हो सकता है। ये कमोडिटी बहुत प्रेफर की जा रही है, अभी देखते हैं यहाँ पर कितनी तेजी देखने को मिल रही है। पर 3540 का टारगेट है और 3440 ये एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। 3480 के लेवल पे आपको पोजीशंस तेजी की बनाने की सलाह दी गई है केडिया कमोडिटीज की ओर से। लेकिन जीएसटी ये इंपॉर्टेंट है, जीएसटी पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी सिफारिशें की हैं, जिस पर 10 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी सिफारिश में कॉम्पोजिशन स्कीम में कॉमन स्लैब 1% किया जाए, ये रिकमेंडेशन दी है और ये रेट मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट पर लागू किया जा सकता है। साथ ही कंपोजिशन स्कीम का दायरा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ किया जाए ताकि ट्रेडर्स को राहत मिल सके। साथ ही कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड ट्रेडर इंटरस्टेट सेल पर भी कर सकेंगे, ऐसी सिफारिशें की गई हैं। इसके साथ ये भी सिफारिश की गई है कि इंडस्ट्री में जॉब वर्क करने वालों को भी कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिले। साथ ही एक बड़ी खबर ये भी है कि अगर आप फ्रिज और एसी या फिर वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। ये इसलिए क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में उछाल के चलते कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में है। ये बढ़ोतरी 3 से 5% तक के क्वांटम में की जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियां पहले वो माल बेचेंगी जो दिवाली पर बिक नहीं पाया था और उसके बाद दिसंबर से कीमतों में बढ़ोतरी करेंगी। आपको बता दें कि पिछली बार जनवरी में कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी, उसके बाद से कच्चे माल की जो कीमतें हैं वो 30 से 50% तक बढ़ चुकी हैं। स्टील की कीमतों में 10 महीने में 40%, कॉपर कीमतों में 50% का उछाल आ गया है। वहीं फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली केमिकल एमडीआई की फिलहाल दुनिया भर में कमी देखने को मिल रही है। तो यही एक ऑप्शन बचता है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें जो है वो बढ़ाएं। चलिए, लेकिन अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं आज संदीप से जान लेते हैं। संदीप, बताएं ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? शुक्रिया रजत। देखिए, बीते हफ्ते मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक तो अच्छी चाल दिखाई रहा था। ब्रोकर्स में भी अगर आप देखें तो काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। पर सबसे पहले क्रेडिट स्विस की अगर आप बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग जरूर बरकरार रखी, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है। 6,800 रुपए का पहले टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 7,300 रुपए किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है मैक्वारी की रिपोर्ट। रजत देखिए, आउट परफॉर्म की रेटिंग है और टारगेट आप सुनेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो, 10,000 के टारगेट प्राइस अब वो दे रहे हैं। तो निफ्टी
और मारुति में देखा जाए तो एक बड़ा टसल अब नजर आ रहा है। अब वो मान रहे हैं 8,200 से बढ़ाकर जो टारगेट प्राइस उन्होंने 10,000 तक बढ़ा दिया है। इनफैक्ट नमूरा ने भी टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए। 8,993 रुपए का पहले टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 9,843 ये जो नए टारगेट है वो मारुति सुजुकी के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा आईटीसी के ऊपर जो ब्रोकर्स आए हैं उसमें एक्सिस कैपिटल ने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य हालांकि 330 से घटाकर 320 किया है। कोटक ने ऐड की रेटिंग बरकरार रखी है, 340 रुपए का पहले टारगेट प्राइस था, उसे 310 किया है। और क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल रेटिंग रखते हुए 310 रुपए के आसपास के जो टारगेट प्राइस है वो बताए हैं। तो आईटीसी पर ज्यादातर ब्रोकर्स ने अपने जो टारगेट प्राइस है उन्हें कट किया है। आखिर में आईओसी की बात करें तो 2 ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, इनके नंबर्स फ्राइडे को 3 बजे के आसपास आए थे। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने न्यूट्रल रेटिंग रखी है, जो टारगेट प्राइस है 428 से बढ़ाकर 442 रुपए किया है। और नमूरा का तो ये मानना है कि बाय रेटिंग है, यहाँ पे 495 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, शुक्रिया बताने के लिए। कौन से स्टॉक्स हैं ब्रोकिंग हाउसेस के रेडार पर?